नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किए पिछले निजी हमलों से लगता है कांग्रेस ने अब भी कोई सबक नहीं लिया। अगर सबक लिया होता तो आज कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता की ओर से ऐसा बयान नहीं आता जैसे मधुसूदन मिस्त्री ने दिया है। एबीपी न्यूज के कैमरे पर मधुसूदन मिस्त्री ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, वो भी ऐसे मौके पर जबकि गुजरात में चुनाव कैंपेन शबाब पर है। तो क्या मोदी पर पिछले बयानों की तरह मिस्त्री का बयान भी कांग्रेस को चुनाव में भारी पड़ सकता है? क्या कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करके मार पाएगी चुनावी मैदान? रिपोर्ट देखिए। तो मैं तो कहूंगा कि ये नरेंद्र मोदी की औकात बताएगा। मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं। सरदार पटेल के साथ में उनकी जो कंपैरिजन वो खुद करने वाले, उसमें उनको बहुत बोने लगते हैं। वो बोने हैं। ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है। औकात, बोना, ये सारे शब्द प्रधानमंत्री मोदी के लिए इस्तेमाल किए गए। गुजरात चुनाव में अब तक कांग्रेस पीएम मोदी पर सीधा हमला करने से बच रही थी, लेकिन भला मोदी को गाली देने की परंपरा कैसे छोड़ दी जाती? इसीलिए आज इसकी पहली किस्त घोषणा पत्र के साथ ही जारी कर दी गई। जरिया बना अहमदाबाद में बना दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, जिसका नाम पीएम मोदी के नाम पर है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में वादा किया है कि सरकार बनी तो सबसे पहले इस स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार पटेल के नाम पर रखेंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय ने जब इसे लेकर सवाल पूछा तो कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री मोदी पर इस कदर भड़के कि उनके लिए अपमानजनक भाषा बोल गए। नरेंद्र मोदी की औकात बताएगा कि नरेंद्र मोदी कांट बी कंपेयर विद सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसकी कंपैरिजन में नरेंद्र मोदी को रखना ये बड़ी हास्यास्पद चीज है। ऐसे राष्ट्रीय नेता को तुम इतने छोटे उसका नाम बदल के अपने आप के अंदर कैसे रख सकते हो? मैं तो बोलता हूँ शर्म आनी चाहिए उनको ऐसा नाम बदलते हुए। अब सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम को कांग्रेस गुजरात चुनाव में मुद्दा क्यों बना रही है? साल 1982 में अहमदाबाद में क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया, मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, जिसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया। मोदी सरकार के आने के बाद इसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तब्दील कर दिया गया और नाम सरदार पटेल पर रखा गया, और साथ ही यहाँ के स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। बड़ी बात यह कि कांग्रेस ने इस पर पहले भी एतराज जताया था, लेकिन अब बात वोट की है और इसीलिए कांग्रेस ने यह मुद्दा गर्म कर दिया है। इस मुद्दे को उठाकर कांग्रेस की नजर पाटीदार वोटरों पर है। सरदार पटेल के साथ जुड़ी भावनाओं को वोट में तब्दील करना चाहती है। साथ ही ये बताने की भी कोशिश है कि सरदार के लिए पीएम मोदी का प्रेम झूठा है। गुजरात में कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में ये सरदार की तस्वीर लगाई गई है। अब आप देखिए विरोधाभास। सरदार की तस्वीर को लेकर के, सरदार की विरासत को लेकर के बीजेपी कांग्रेस पर हमला करती आई है कि कांग्रेस ने सरदार की उपेक्षा की और गांधी परिवार को बढ़ावा दिया है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने बाजी पलटने की कोशिश की है। कांग्रेस ने सरदार पटेल का नाम आगे करते हुए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वार कर दिया है। यानी कि गुजरात के इस चुनाव में गुजराती अस्मिता का जो मुद्दा है वो नई पोशाक में फिर से लौट आया है। अब कांग्रेस ने मोदी पर सरदार वाला तीर चलाया तो बीजेपी ने सवालों की बौछार कर दी। किसने किसको क्या औकात समझी और किसने किसके साथ क्या न्याय किया, ये इतिहास में किसी से छुपा नहीं है। उसके बाद बताइए, सरदार साहब की मृत्यु के बाद कोई कांग्रेस का नेता बताए कि 8-10 वर्षों तक कोई एक योजना जो कांग्रेस सरकार ने शुरू की उनके नाम पे? दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो, सरदार सरोवर बांध हो, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस घोषित करना हो, सरदार पटेल के लिए पीएम मोदी के मन में कितना सम्मान है, ये सिर्फ गुजरात नहीं पूरे देश ने देखा है। यही सरदार पटेल के भारत का विजन है, जिसमें हर भारतवासी के लिए समान अवसर होंगे, समानता की भावना होगी। आज देश उस विजन को ले साकार होते देख रहा है। लेकिन मुद्दा न सरदार का है न क्रिकेट स्टेडियम का है, असल मामला तो खालिस चुनावी है। तो क्या गुजरात चुनाव में इतिहास फिर खुद को दोहरा रहा है?
2007 में सोनिया गांधी ने मोदी को मौत का सौदागर कहा था। सच्चाई ये है कि आज गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमानी, डर और मौत के सौदागर हैं। नरेंद्र मोदी ने इस बयान को भुनाकर 117 सीटें जीती और लगातार दूसरी जीत हासिल की। ये भोपाल के अंदर हजारों लोगों के मौत का सौदागर कौन था? मैडम सोनिया जी, आप अपना मुंह खोलिए, आपका मौन तोड़िए। दिसंबर 2017 में गुजरात चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणी की थी। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है और ऐसे व्यक्ति, ऐसे मौके पर इस प्रकार की गंदी राजनीति की क्या आवश्यकता है। मणिशंकर अय्यर का बयान कांग्रेस पर ही बैकफायर कर गया। पीएम मोदी ने इस बयान को चुनावी मुद्दा बना दिया। तमे हमने गंदी नाली ना कीड़ा कीधा, तमे हमने नीच जाति ना कीधा, तमे हमने नीच कीधा। 2017 के चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के बीच जबरदस्त टक्कर थी, लेकिन मणिशंकर के बयान के चलते कांग्रेस सत्ता के करीब पहुंचकर भी दूर ही रह गई और मोदी फिर बाजी मार गए। ये सरदार पटेल की तस्वीर है। कांग्रेस ने इसी तस्वीर को आगे करके बीजेपी पर वार किया है, तो आप समझिए कि तस्वीरों की एक नई लड़ाई शुरू होने जा रही है और अब बीजेपी इन तस्वीरों की बात करेगी जो गांधी परिवार की तस्वीरें हैं। और जब इन गांधी परिवारों की तस्वीर का जिक्र आएगा तो फिर इतिहास को खंगाला जाएगा और जब इतिहास खुलेगा तो उससे जो तथ्य निकाले जाएंगे, उस इतिहास के जरिए गुजरात की राजनीति का भूगोल बदलने की कवायद की जाएगी। कैमरामैन वरुण के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, अहमदाबाद। अब ये औकात वाला जो बयान है, ये कांग्रेस को कितना महंगा पड़ेगा वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। वैसे कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव में लोक लुभावन वादों की झड़ी लगा दी है। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और उसमें अरविंद केजरीवाल मॉडल की साफ झलक दिखी, यानी मुफ्त की रेवड़ी। तो सवाल यह कि जिस आम आदमी पार्टी को कांग्रेस बीजेपी की बी टीम बताती है, क्या उसी के चुनावी मॉडल को कॉपी कर कांग्रेस गुजरात फतेह का सपना देख रही है? भारी एंटी इनकम्बेंसी है। गुजरात चुनाव को कांग्रेस पार्टी गुजरात में जीतेगी। गुजरात में 27 साल से वनवास झेल रही कांग्रेस में वापसी को लेकर किस कदर बेचैनी है, इसका सबूत है कांग्रेस का घोषणा पत्र। कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में सब कुछ है, सब कुछ यानी सब कुछ। इस घोषणा पत्र के जरिए कांग्रेस ने गुजरात के हर वर्ग के लिए लोक लुभावने वादे किए हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है और जिन्हें नौकरी नहीं मिलेगी उन नौजवान बेरोजगारों को 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। हर गुजराती को 10 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क देने का वादा है। किसानों के लिए 3 लाख रुपए तक की कर्ज माफी का वादा है। बिजली बिल माफी के साथ ही आम लोगों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का वादा भी कांग्रेस ने गुजरात के वोटरों से किया है। और अगर इन वादों से भी कोई खुश नहीं होता है तो गृहिणियों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर का वादा तो है ही। यानी कांग्रेस के घोषणा पत्र वाले पिटारे में सभी के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। अगर आप एक वादे से खुश नहीं हैं तो दूसरे वादे पर भरोसा करें और गुजरात के लोगों को भरोसा इस घोषणा पत्र में बना रहे। इसके लिए घोषणा पत्र की मॉनिटरिंग के लिए एक न्यायिक कमीशन बनाने का ऐलान भी है। सरकार जो है ये मैनिफेस्टो के माध्यम से न्यायिक कमीशन बनाने जा रही है जिससे कि वो मॉनिटरिंग कर सके वो कौन कौन से काम मैनिफेस्टो में लिखे हुए हैं, कहाँ तक आगे बढ़े हैं, कौन से फैसले होने बाकी है, उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए अलग से आपको न्यायिक कमीशन बनाया जाएगा। पुरानी पेंशन बहाली, मनरेगा जैसी शहरी रोजगार गारंटी योजना और ऐसे तमाम वादे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में हैं। आपने ट्रैक एंड फील्ड की प्रतियोगिता देखी होगी, उसमें जो रेसर होते हैं उनके भागने के लिए अलग अलग ट्रैक होती है, सब उस पर आगे भागते हैं। लेकिन गुजरात के चुनाव में एक ही ट्रैक है और वो ट्रैक है फ्री की ट्रैक। सभी इसी ट्रैक पर भाग रहे हैं और इसमें भागते हुए आप एक दूसरे से टकरा भी सकते हैं, ये भी खतरा होता है। लेकिन सबको जल्दी है इस ट्रैक पर आगे निकलने की और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के जरिए इस ट्रैक पर सबसे आगे निकल करके सबसे पहले मंजिल छूने का ऐलान कर दिया है।
हालांकि गुजरात के चुनाव में इस फ्री वाले वादे रेस में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है। कांग्रेस से पहले केजरीवाल गुजरात में फ्री वादों की छड़ी लगा चुके हैं। केजरीवाल गुजरात के लोगों को गारंटी के साथ फ्री बिजली देने का वादा कांग्रेस से पहले ही कर चुके हैं। पहली गारंटी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 3 महीने के अंदर गुजरात के अंदर भी 300 यूनिट हर परिवार की बिजली मिलेगी। तो 24 घंटे बिजली मिलेगी और मुफ्त मिलेगी। 31 दिसंबर के पहले के सारे डोमेस्टिक बिल माफ कर दिए जाएंगे। यानी गुजरात में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए कांग्रेस उन्हीं वादों के भरोसे है जो केजरीवाल घूम के गुजरात के लोगों से कर रहे हैं। केजरीवाल बाकायदा दिल्ली और पंजाब मॉडल की बात भी कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों पार्टियां ये नहीं बता रही हैं कि आखिर फ्री वाले ये वादे पूरे कैसे होंगे। तो केजरीवाल के फ्रीबी मॉडल को कांग्रेस ने तो कॉपी कर लिया है, लेकिन केजरीवाल के एजेंडे में अभी बहुत कुछ है। इसकी एक झलक दिख रही है दिल्ली नगर निगम के चुनाव में, जहां केजरीवाल योग का राजनीतिक प्रयोग करते दिख रहे हैं। दिल्ली के पार्कों में सुबह सुबह योग करते लोग, और उनको योग सिखाते दिल्ली सरकार के इंस्ट्रक्टर। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शरीर को सेहतमंद बनाए रखने के लिए किया जाने वाला योग दिल्ली में राजनीतिक सेहत को दुरुस्त करने का भी जरिया बनता जा रहा है। वो भी एमसीडी यानी दिल्ली नगर निगम चुनाव की बेला पर। योगशाला शुरू करवाने वाली दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की योगशाला के मुद्दे को गरमा दिया है। अब उन्होंने योगा टीचर की सैलरी देने के लिए लोगों से मदद मांगी है। चंद लोगों ने कहा है कि हम इसका सारा खर्चा उठा लेंगे। मेरी इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें भागीदार बने। एक योगा टीचर को हम सुबह शाम योगा कराने के लिए 15,000 रुपये महीना देते हैं। मेरे को पैसे नहीं चाहिए आपके, वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजें। व्हाट्सएप नंबर है 7277972779। आखिर केजरीवाल योगा टीचर की तनख्वाह के लिए लोगों से मदद की गुहार क्यों कर रहे हैं? जरा इसकी इनसाइड स्टोरी समझिए। असल में दिल्ली सरकार ने पिछले साल फ्री योगा क्लासेस शुरू करवाई थी, लेकिन इस साल 1 नवंबर से दिल्ली सरकार के दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम पर पूरी तरह से रोक लग गई थी। इसके लिए केजरीवाल सरकार ने उपराज्यपाल को जिम्मेदार ठहराया था। दिल्ली सरकार का आरोप था कि एलजी ने इससे जुड़ी फाइल को रोक के रखा हुआ है, जिसकी वजह से ये क्लासेस बंद करनी पड़ी। ये सब ऐसे मौके पर हुआ जबकि दिल्ली में एमसीडी चुनावों की घोषणा हो गई है। लिहाजा दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने हुंकार भरी कि फ्री योग क्लासेस बंद नहीं होने देंगे। अब क्लासेस दोबारा चल पड़ी हैं। एलजी साहब ने और बीजेपी ने मिलके दिल्ली के अंदर जो 17,000 लोग योग किया करते थे, उन 17,000 लोगों को योग करने से रोका गया। इन्होंने कहा कि योगा टीचर्स की तनख्वाह नहीं दी जाएगी, और हमने तय किया कि दिल्ली के लोग मिलके किसी हालत में योगा की क्लासेस बंद नहीं होने देंगे। लेकिन ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है। केजरीवाल सरकार की योगशाला दिल्ली में 600 जगहों पर चल रही हैं। ऐसा दावा है कि इसमें 17,000 से ज्यादा लोग हिस्सा ले रहे हैं। एमसीडी चुनाव के नजरिए से इन आंकड़ों की अपनी अहमियत है। इसीलिए ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल एमसीडी चुनाव के मौसम में योगा क्लासेस के जरिए 2 राजनीतिक निशाने साध रहे हैं। पहला दिल्ली के उपराज्यपाल पर और दूसरा एलजी के जरिए बीजेपी पर। तो क्या दिल्ली में मिनी गवर्नमेंट का चुनाव योगा से ही होगा? और अभी एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से, जहां आतंकियों ने 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को गोली मार दी है। अनंतनाग के राख मोमिन इलाके में यह वारदात हुई। दोनों मजदूरों की हालत गंभीर बनी हुई है। हमारे साथ आसिफ, हमारे सहयोगी जुड़ गए इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ। आसिफ, क्या पता चल पा रहा है? अखिलेश, देखिए, रात तकरीबन 9 बजे 2 अज्ञात हमलावरों ने इन मजदूरों को निशाना बनाया। ये अपने
जिस जगह पे इनका डेरा था वहां पे करीब ही इनको 2 हमलावर जिनकी संख्या बताई गई है, उन्होंने नजदीक से गोली मारी। दोनों को जख्मी हालत में तुरंत ही अनंतनाग के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पे इनकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस के अनुसार दोनों प्रवासी मजदूरों की हालत स्थिर है और उनका उपचार चल रहा है। हालांकि उनकी पहचान अभी तक जाहिर नहीं की गई है कि आखिर ये लोग कहां के रहने वाले हैं, इनके क्या नाम है। लेकिन पुलिस ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है कि 2 गैर प्रवासी मजदूरों को यहाँ पे गोली मारी गई है और उनको तुरंत उपचार के लिए अस्पताल भी ले जाया गया। मैं बता दूं कि अनंतनाग के अरवनी इलाके में ये घटना घटी है, जो उस जगह के आसपास है जहाँ पे पिछले कुछ समय से लगातार प्रवासी मजदूरों या अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की घटनाएं सामने आई है। आसिफ कुरैशी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो अनंतनाग में 2 मजदूरों को गोली मारने की सूचना है। और इस बीच एक और बड़ी खबर मुंबई से। चेंबूर इलाके में होटल में आग लगने से हड़कंप मच गया है। करीबन 8 बजे मुंबई के सेल कॉलोनी चेंबूर में सनी होटल में लगी आग। हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। ये देखिए तस्वीरें सामने आ गई। ये आग की लपटें और धुआं आसमान में साफ नजर आ रहा है। ये मुंबई में चेंबूर इलाका, जहां एक होटल में आग लग गई है। रात 8 बजे का वक्त बताया जाता है जब यह आग लगी। और ये सुन पा रहे होंगे आप साफ तौर पर फायर ब्रिगेड की आवाज। वहां पर मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंची और आग को काबू में पाने का प्रयास किया जा रहा है। मुंबई में आग लगने की सूचना है। चेंबूर इलाके के एक होटल में आग लग गई है। हालांकि अब तक की जानकारी के मुताबिक कोई घायल नहीं हुआ है। अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, दिल्ली का दंगल रफ्तार पकड़ता जा रहा है। एमसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस खबर से जुड़ी कुछ और जानकारी हम आगे आपको देंगे। एक बार फिर से आपको बता दें, दिल्ली का दंगल जो रफ्तार पकड़ता जा रहा है। एमसीडी चुनाव के लिए आपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है और दूसरी लिस्ट में 117 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ। पार्टी ने सभी 250 उम्मीदवारों का चयन कर लिया है। आज ही बीजेपी ने 232 उम्मीदवारों की पहली सूची का ऐलान किया। तो एमसीडी के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से दूसरी लिस्ट 117 उम्मीदवारों के नाम। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से एमसीडी चुनाव को लेकर सरगर्मी अब तेज है। अब तक आम आदमी पार्टी के 250 उम्मीदवारों का ऐलान किया जा चुका है। तो अभी की बड़ी खबर बता दें, एमसीडी के लिए आम आदमी पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।